इतनी एट्रोसिटीज की, इतना अत्याचार किया, शोषण किया, हम उनके प्रति इतने टॉलरेंस ओवरनाइट कैसे हो गए? जो दूर दराज का व्यक्ति है, हाँ, उसको अगर आप ये फीलिंग वापस देते हैं हाँ, कि अधिकारी अब भारतीय हो गए, हाँ, हुजूर माई बाप अभी भी हैं, हाँ, सरकार अभी भी है, यही हमारी सरकार है, केवल वो गोरे नहीं हैं, हम्म, लेकिन उनका कृत्य और चरित्र दोनों वही है। व्यापारी अपनी पसंद के आदमी को ब्रिटेन में चुनते थे, उसको लंदन में कॉलोनाइजेशन समझने के लिए, आर्मी के रैंक समझने के लिए ट्रेन किया जाता था और उसके बाद उसको जहाज पे बिठाकर भारत भेज दिया जाता था। मतलब उसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं था। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो वेल्थ क्रिएटर इज एन सोशल, इकोनॉमिक एंड पीपल्स इविल। आपका धर्म 14,000 साल पहले आपको ये कह रहा है, धर्म का आचरण आप बिना अर्थ के कर ही नहीं सकते। आप संपन्न नहीं है तो आप धर्म का आचरण नहीं कर पाए। ये वही अफसर थे जो हमारे ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे थे, अत्याचार कर रहे थे और घृणित अत्याचार कर रहे थे। हम एक अंग्रेज ऑफिसर को 22 साल बाद तक अपने रेवेन्यू सर्विस की बोर्ड पर बिठा के रखते हैं। वो जाना नहीं चाहता था, हम जाने नहीं देना चाहते थे। दिस आर नोवेयर इन द हिस्ट्री। और पहले गोरे हुआ करते थे, अभी वो परीक्षा यहाँ होगी, नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होगा, लेकिन गरीबों के ऊपर अत्याचार बराबर रहेगा। ये वही अधिकारी हैं जो इतना सब कुछ शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। आपको क्या रिस्टोर करना है? हम इस रिस्टोरेशन में अभी ऑलरेडी 70 साल लेट हैं। आपके ही देश के नागरिक को सिटीजन राइट्स के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अपने ही देश के विकास के खिलाफ खड़ा कर दो। अगर आप अभी का सबसे शक्तिशाली देश, जिसको अनडाउटली अमेरिका माना जाता है, वो दुनिया के कई हिस्सों में लड़ाइयाँ लड़ रहा है, सिर्फ इसको इंश्योर करने के लिए कि लड़ाई उसके घर ना पहुंचे। अगर आप एक देश के अंदर बैठकर दो मत की बात कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण ये है। 70 साल के बाद आप रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, वो दूसरा दुर्भाग्य है। बांग्लादेश का इकोनॉमिक इंडेक्स ग्रोथ रेट, ये पूरा सिविल क्राइसिस, राइट एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के कुछ महीनों पहले तक इंडिया से ज्यादा बताया जा रहा था। अभी यूक्रेन और फिलिस्तीन दोनों जगहों पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, दोनों जगहों का हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से ऊपर है। क्या है वो दो मत? कॉमन फ्रेंड्स एंड कॉमन एनिमीज ऑफ द नेशन। इस चीज से हट करके हमने बात की है, कोई पार्टी है जिसका नाम बीजेपी है, कोई पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस है। राष्ट्र कैसा होना चाहिए, हम उसकी परिकल्पना कर रहे हैं। भारत की सफल राष्ट्र की मूल अवधारणा से लेफ्ट राइट हो जाते हैं, तो जो कुछ भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया है, उसके बर्बाद होते समय नहीं लगेगा। 5 साल के लिए जो सरकार पार्लियामेंट में बनती है वो सरकार है, या मंत्रालय, अफसरों का मंत्रालय वो सरकार है? फिर आपको लगता है कि अभी भी वो एग्जिस्ट करती है? ये नहीं कि करती है क्या? ये बड़ा सवाल है आपका, मुझे पता नहीं, ये आंसर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन इसको जानने के लिए, समझने के लिए, इसकी सरकार की जो परिभाषा है उसको ब्रिटिश काल के पहले और बाद में क्या बदली, क्या रही, उसको समझना जरूरी होता है। 70-75 सालों में जो कंडीशनिंग है उसमें यही पता नहीं है कि सरकार क्या है। वेदर मंत्री जिसको हम चुनकर सरकार बनाते हैं, या मंत्रालय, अफसरों का मंत्रालय, वो सरकार है। 5 साल के लिए जो सरकार पार्लियामेंट में बनती है वो सरकार है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हमें गाँव में, जिलों के स्तर पर दिखता है, वो सरकार है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हम करीब आज से, आज़ादी से 1947 से 180 साल पीछे जाते हैं। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने ट्रेड के लिए इथिकल अनइथिकल वेज से काम करने के लिए अपने पांव पसार रही थी। उस समय एक छोटी सी टुकड़ी संपत्ति की सुरक्षा के लिए तो उनके साथ आती थी, आर्मी की, लेकिन ऑफिशियल ब्रिटेन की आर्मी अभी भी उसका ऑफिशियल कॉलोनाइजेशन इंडिया में नहीं था। 1857 की क्रांति में वो मौका मिलता है जब रिवॉल्ट होता है पहली बार, और तब ब्रिटेन की जो सरकार है वो ऑफिशियली इसमें घुस जाती है कि अभी आप बिना आर्मी के नहीं चला पाओगे। लेकिन सिर्फ आर्मी से आप सामान ला सकते थे, ले जा सकते थे, विद्रोह को दबा सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को चलाने के लिए उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, और वो ऑफिसर्स आते हैं जिसके लिए ब्रिटेन ने कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज CCS, और भारतीय अधिकारियों को उसमें भर्ती करने के लिए अनकॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज स्टार्ट की। आज अगर राष्ट्र की अवधारणा में जो भी हमारे नेतृत्व हैं, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो अगर इस भारत की सफल राष्ट्र की मूल अवधारणा से लेफ्ट राइट हो जाते हैं,
सो जो कुछ भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया है उसके बर्बाद होते समय नहीं लगेगा। आपके लेफ्ट राइट अप डाउन मैप पे हर जगह ऐसे एग्जाम्पल है। तो आपने सर नीति, सुक्ति, युक्ति, ये सारी आपने बातें बताई कि इस तरीके से हम संचालित कर सकते हैं एक सफल राष्ट्र, खुशहाल राष्ट्र, और उसकी तर्ज पर हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स उसमें होने चाहिए जी। लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं उनके साथ भी आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, आपने काफ़ी टाइम वहाँ पर दिया है। तो ये जो एक उनको लेकर के हमारे समाज में जो एक ऑब्सेशन है, मैं कहूँगी कि हमारा लड़का आर्टिस्ट निकल गया लेकिन हमारा बेटा कलेक्टर होना है, ये जो टोन में जो चेंज आ रहा है पेरेंट्स की तरफ से या यूँ कहिए समाज की तरफ से, ये कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है कि आज तक हम उस लड़के को जान नहीं रहे हैं और कल के डेट में जैसे ही उसका यूपीएससी में उसका नाम आ गया मेरिट लिस्ट में और वैसे ही वो हमारा जानने वाला हो जाता है? ये क्या है? ये यूनिक सोशल कौन से अलादीन का चिराग है? बिल्कुल अलादीन का चिराग राइट वर्ड है इसके लिए, क्योंकि ये उतना ही यूनिक सोशल कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडिया की प्रीपोजिशन में, इंडिया के प्रिटेक्स्ट में ही पाया जाता है। भारत से विकसित राष्ट्र भी हैं और भारत से कम विकसित राष्ट्र भी। भूखमरी, बेरोजगारी, जनसंख्या, ये कॉमन डेनोमिनेटर्स हैं, कई देशों में पाए जाएंगे। लेकिन ऑब्सेशन फॉर अ गवर्नमेंट सर्विस, ऑब्सेशन फॉर यूपीएससी, ऑब्सेशन फॉर बीइंग कलेक्टर एंड आईएएस एंड आईपीएस इज़ वेरी उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और सिर्फ भारत में। कुछ देशों में पाया जाता है जैसे इजराइल है और बहुत सारे देशों में, लेकिन उसमें गवर्नमेंट सर्विस की तरफ नहीं, वो मिलिट्री सर्विसेज की तरफ ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ की जो जनरेशन है वो एकदम प्रिपेयर होती है कि नहीं हमें तो जाना है, डिफेंस सर्विसेज में ही जाना है। और उसके अलग कारण है, उसके कारण आप अगर ड्रॉ करेंगे तो कॉलोनाइजेशन से, वर्ल्ड वॉर से, उनके नेशनलिज्म से। यूपीएससी नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। तो लेकिन हमारे देश में तो भैया पूरी नेशनलिज्म की बात होती है, राष्ट्रीयता की बात होती है, हम लोग पेट्रोटिज्म की बात करते हैं। लेकिन जब आप तो फिर ये कैसे, मतलब जब आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, उसके दो मेजर फैक्टर्स जो हैं वो नेशनलिज्म नहीं है। उसका एक मेजर फैक्टर ये है कि आप एज अ जनरेशन, एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल यूनिट ऑफ फैमिली और एज इंडिविजुअल ह्यूमन, इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी के ओरिजिनल टेन्योर में जब हम कॉलोनाइजेशन में ब्रिटेन के गुलाम थे, उस वक्त उस समय की अफसरशाही ने, उस समय के गवर्नेंस सिस्टम में प्रशासन ने लोगों को इतना प्रताड़ित किया, शोषित किया है, इतना दबाया है कि वो एक स्प्रिंग इफेक्ट होता है। जब वो आज़ाद होंगे तो उसको पाने की कोशिश करेंगे। अब पॉसिबल है आपके लिए परीक्षा पास करना और जीतना और उस पोजीशन पर जाकर बैठना और बताना, ये वो एस्पिरेशन है जो उस वक्त वो पूरा नहीं कर पाते थे। और अब वो चूँकि रास्ता खुल गया है, हम उसके ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो जो सेंस ऑफ सर्विस, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी उनके जो प्रिएम्बल्स हैं, जिसमें आप कहते भी है सिविल सर्वेंट, सो वो सिविल और सर्वेंट ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में कहीं सही नहीं बैठते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से वो इस सेवा के भाव से नहीं जाते हैं। ज्यादातर उसमें से मानसिक रूप से, एक्सेप्शंस और जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मानसिक रूप से वो सेवा के भाव से नहीं जाते। इस कंटेक्स्ट में अगर इंपीरियल ब्यूरोक्रेसीज की जड़ें आप देखें तो अभी दिखेंगे नहीं। आपको लगता है कि अभी भी वो एग्जिस्ट करती है? ये नहीं कि इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी, इसको समझने के लिए आपकी जो कंडीशनिंग है 70-75 सालों की, उस कंडीशनिंग को तोड़ के पहले देखना पड़ेगा। बट बिफोर यू गो ओवर देयर, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर ऐसा है भी, मान लीजिए आपने स्प्रिंग इफेक्ट की बात की, आपने बात की कि उस वक्त उनके पास वो बस एस्पायर कर सकते थे कि हम भी एक ब्यूरोक्रेट होते, हम भी एक अच्छी मतलब पोजीशन होल्ड करते, लेकिन आज के डेट में उनके पास अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए हरियाणा से कितनी सारी लड़कियां निकल रही हैं जो सिविल सेवा में परीक्षा पास करती है और आती हैं और अपने देश का, अपने ज़िले का अपना नाम रोशन करती है, अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल कैपेसिटी से अपनी जो है एक योगदान देती है देश के प्रति। तो क्या ये अच्छी बात नहीं? ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको अपॉर्चुनिटी को, अवसर को, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास नहीं था, वो कॉन्टेक्स्ट क्या था कि आपके पास अफसर ऐसे थे जिनकी राष्ट्र के प्रति जवाबदेही, लॉयल्टी और निष्ठा नहीं थी। मैं आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। राष्ट्र को डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रहे थे। अफसर तब भी थे, और आज के समय में जब आप अफसर बन रहे हैं, आप अपने राष्ट्र को डेवलप करने के ऊपर काम करेंगे। सो अगर आप उसकी मूल अवधारणा में चूकते हैं, यही इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी के एग्जिस्टेंस का सबूत मिलता है। क्यों चूकते हैं मूल अवधारणा में? जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं थी,
मूल अवधारणा क्या राष्ट्र की सेवा है? राष्ट्र की सेवा। सेवा ही तो मूल अवधारणा है ना। आप पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि आपको सर्व करना था क्राउन को, और अभी आप कर सकते हैं कि आपको सर्व करना पड़ता है लोगों को। अगर ये मूल अवधारणा नहीं है या कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में मतलब ये रहता है कि हम पोजीशन होल्ड कर लें। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि सेंस नहीं है अब सेवा का। पोजीशन होल्ड करने के बाद हाँ, जो दूर दराज का व्यक्ति है, हाँ, उसको अगर आप ये फीलिंग वापस देते हैं हाँ, कि अधिकारी अब भारतीय हो गए, हाँ, हुजूर माई बाप अभी भी हैं, हाँ, सरकार अभी भी है, यही हमारी सरकार है, केवल वो गोरे नहीं हैं लेकिन उनका कृत्य और चरित्र दोनों वही है, फिर आप मूल अवधारणा को पूरा कर पाए। इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी दिखती नहीं है लेकिन है। 70-75 सालों में जो कंडीशनिंग है उसमें यही पता नहीं है कि सरकार क्या है। वेदर मंत्री जिसको हम चुनकर सरकार बनाते हैं या मंत्रालय, अफसरों का मंत्रालय, वो सरकार है। 5 साल के लिए जो सरकार पार्लियामेंट में बनती है वो सरकार है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हमें गाँव में जिलों के स्तर पर दिखता है वो सरकार है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हम करीब आज से आज़ादी से 1947 से 180 साल पीछे जाते हैं। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने ट्रेड के लिए इथिकल अनइथिकल वेज से काम करने के लिए अपने पांव पसार रही थी। उस समय एक छोटी सी टुकड़ी संपत्ति की सुरक्षा के लिए तो उनके साथ आती थी आर्मी की, लेकिन ऑफिशियल ब्रिटेन की आर्मी अभी भी उसका ऑफिशियल कॉलोनाइजेशन इंडिया में नहीं था। 1857 की क्रांति में वो मौका मिलता है जब रिवॉल्ट होता है पहली बार, और तब ब्रिटेन की जो सरकार है वो ऑफिशियली इसमें घुस जाती है कि अभी अब आप बिना आर्मी के नहीं चला पाओगे। लेकिन सिर्फ आर्मी से आप सामान ला सकते थे, ले जा सकते थे, विद्रोह को दबा सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को चलाने के लिए उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए ब्रिटेन ने कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज CCS और भारतीय अधिकारियों को उसमें भर्ती करने के लिए अनकॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज स्टार्ट की। इन दोनों में मेरिट नहीं था, इन दोनों में परीक्षा की ज़रूरत नहीं थी। व्यापारी अपनी पसंद के आदमी को ब्रिटेन में चुनते थे, उसको लंदन में कॉलोनाइजेशन समझने के लिए, आर्मी के रैंक समझने के लिए ट्रेन किया जाता था, और उसके बाद उसको जहाज़ पे बिठाकर भारत भेज दिया जाता था। वो एक बड़े सूबे का अधिकारी बन जाता था। उसकी साठगांठ, उसकी जो कोऑर्डिनेशन थी वो वहाँ की आर्मी, जज, प्रेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सारी जो रेवेन्यू का मैकेनिज्म था वो सब के साथ थी, और उसका जो कार्य क्षेत्र था, मतलब उसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं था, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी टुवर्ड्स द पीपल। क्राउन की तरफ से है तो फिर वो क्राउन की सर्विस कर रहा था। सो उस समय जो पोजीशन थी उनकी, वो आज के उनको उन समय के राजाओं के ऊपर भी सुपर पावर, ओवर पावर करके रखना था। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो वेल्थ क्रिएटर इज एन सोशल, इकोनॉमिक एंड पीपल्स इविल। वो उस समय बहुत फिट था क्योंकि उस अधिकारी को उसका जो साइज था, इतने छोटे छोटे जिले नहीं थे जो आपका अभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है भारत का, वो डिस्ट्रिक्ट है। उस वक्त उनके सूबे, जैसे आपको बंगाल का सूबा था, राजस्थान का सूबा था, कि सूबे उनकी पोजीशन लिटरल इक्विवेलेंस देखें पावर का तो मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ी थी, और उसके अंदर 4-4, 5-5 रियासत राजघराने थे। एक राजघराना यदि वेल्थ में स्ट्रांग हो जाता है तो उनके लिए थ्रेट था, क्योंकि राजघराना है तो सेना होगी, किला होगा, राजा होगा, उसकी पूरी तामझाम होगी, और अगर वो राजा ब्रिटिश की हुक्म मानने से इनकार कर देता है या उसके अंदर आने से इनकार कर देता है, उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, तो उनके लिए थ्रेट बन जाता था। सो ये जो लेफ्ट का पूरा कंडीशनिंग है कि आपको इस कंट्री में वेल्थ क्रिएटर नहीं होना है, वो कंडीशनिंग उस समय बहुत फिट बैठती थी। और वो कंडीशनिंग का जो एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, हम उसे बिना देखे कॉपी पेस्ट करते आए। आपका धर्म 14,000 साल पहले आपको ये कह रहा है कि सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राजस्य मूलम इंद्रिय जय। वो साफ कह रहा है कि धर्म का आचरण आप बिना अर्थ के कर ही नहीं सकते। आप संपन्न नहीं हैं तो आप धर्म का आचरण नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। सो वापस आते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में कि इंपीरियल सर्विसेज के तौर पे जब तक द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं पहुंचती है इनकी इंपीरियल डायनेस्टी, तब तक इंडियन सिविल सर्विसेज ICS जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो 1947 के बाद आएगी अभी, तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ICS की शुरुआत नहीं होती है। फिर इंपीरियल ब्रिटिश सर्विसेज के तौर पर भारत के लिए परीक्षा शुरू होती है। लेकिन परीक्षा कहाँ शुरू होती है? लंदन में। उसका सिलेबस क्या होता है?
क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर, कि ना कर पाए। उनका लैंग्वेज, कि कोई उसको पार नहीं कर पाए। और इस चैलेंज के बाद भी 4 भारतीय वो परीक्षा पास कर गए। उसमें से पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर होते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। 1863 में वो कमीशन पास करते हैं, 1864 में वो अफसर बन जाते हैं। 1867 तक करीब करीब 5 भारतीय परीक्षा जो ब्रिटेन में हो रही थी उसको पार कर चुके थे। 1883 में 12 इंडियन उस परीक्षा को पास कर जाते हैं। और 1915 आते आते ICS में, इंडियन सिविल सर्विसेज में 63 भारतीय थे, 63 के करीब भारतीय थे। जो भारतीय मूल के थे वो उस वक्त तक सेवा महारानी की कर रहे थे, क्राउन की कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, 1920 में एक बड़ा नाम आता है जो इस सेवा को पास कर जाते हैं, वह सुभाष चंद्र बोस होते हैं। तो 1920 में पास करते हैं, 21 तक ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के जस्ट बाद वो रिज़ाइन भी कर देते हैं। 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज का पहला भारतीय एग्ज़ाम इलाहाबाद में शुरू होता है, बाद में दिल्ली इसका सेंटर बनता है। और 1922 से लेकर 1947 तक करीब 980 सिविल सर्वेंट होते हैं 1947 में, आज़ादी के समय में, जिसमें 468 यूरोपियन थे, बाकी सब भारतीय थे। अब बात यहाँ ये आती है कि ये अफसर जो भारत के विकास के लिए नहीं थे, उस समय तक क्राउन की सेवा कर रहे थे, उनका काम भारत की संपत्ति को लूट कर ब्रिटेन पहुँचाना था, वो अचानक 1947 के बाद कंट्री के लिए लॉयल हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। क्या वो तुरंत लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वापस चले गए थे? नहीं, कई ऐसे अधिकारी थे। इसमें जब 1947 में ट्रेन का सिस्टम था, इसके लिए सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं थी, इसके लिए इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज भी थी, और इसी के तर्ज पे ICS भी बनाया गया था। इन सब की प्रशासनिक व्यवस्था की सिर्फ एक जिम्मेवारी थी, सिर्फ एक मेजर जिम्मेवारी, ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ के अलावा, कि यदि कहीं विद्रोह हो जाता है तो उसको फटाफट दबाया जा सके। अब आप इसको आज की पुलिस एक्सेस से जोड़ के देखिए, आज के एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड से जोड़ के देखिए कि कहीं कोई एक्चुअली में प्रॉब्लम हुई है। लीडरशिप से भी हो सकती है, पॉलिसी ड्रिवन मिस्टेक हो सकते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार हो सकता है, लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं, सिस्टम के पास जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हम आज के लोकतंत्र में उन्हें दबाते कैसे हैं? अगर हमारे काम करने का तरीका और उस काम करने के तरीके में, अभी के एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न में वो चीज़ें दिखती हैं जो इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी के समय में थीं, तो क्या इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से चली गई है? 1947 में इसको सेंस किया सरदार पटेल ने, और जिस समय इसके ऊपर गंभीर चर्चा हुई कि वेदर ये जो अधिकारी हैं 980, जिसमें से 468 यूरोपियन हैं और बाकी के भारतीय हैं, और हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुके हैं, हम इन्हीं के साथ आगे जाएंगे या बदलेंगे? लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS की प्रोबेशनर ऑफिसर्स की जो पहली जो उनकी कन्वोकेशन होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें 21 अप्रैल 1947 को, आज़ादी से करीब 3-4 महीने पहले, IAS प्रोबेशंस के ICS के कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ICS के बारे में, उस समय IAS का यह पहला बैच था, दैट नीदर इट इज़ इंडियन नॉर इट इज़ सिविल नॉर इम्ब्यूडेड विथ एनी स्पिरिट ऑफ सर्विस। यदि इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को आप देखें तो मैं इसमें एक बहुत बड़ा उस समय की नेतृत्व का और उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का फेलियर देख पाता हूँ। शायद 3-4 ऐसे सवाल हैं जो देश आज भी उनके उत्तर ढूंढना चाहता है, जानना चाहता है। जिन ब्रिटिश अफसरों ने हमारे प्रति इतना शोषण, अत्याचार किया, एक ओवरनाइट आज़ादी मिलने की, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम उसके रीज़न को बाद में और डिटेल कर पाएंगे, 1947 15 अगस्त के बाद भी हम एक अंग्रेज ऑफिसर को, जिसका नाम JP गोयन है, उनको 22 साल बाद तक अपने रेवेन्यू सर्विस की बोर्ड पर बिठा कर रखते हैं। ये वही अफसर थे जो हमारे ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे थे, अत्याचार कर रहे थे और घृणित अत्याचार कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के नाम पे। दूसरे, ये इसका कोई जवाब नहीं है, क्यों रखा, क्या रखा, वो जाना नहीं चाहता था, हम जाने नहीं देना चाहते थे। दिस आर नोवेयर इन द हिस्ट्री। और 1970 तक मैं उन 980 सिविल सर्वेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें से 468 यूरोपियन थे। उसमें से 1970 तक कई ऐसे अधिकारी थे जो रिटायर होने तक अपने 22 सालों के पूरी कैरियर को उन्होंने पूरा किया, अपनी सर्विसेज को यहाँ पर पूरा किया। इस 22 साल में वो इंडिया के वफादार थे या क्राउन के, इसका कोई जवाब नहीं।
इंडियन पार्टीशन से लेकर ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान तक, इंडियन डिफेंस, इंडियन मैप, बॉर्डर टेरिटरी, फॉरेन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड वॉर और उसके बाद कोल्ड वॉर, जो भी इनके हाथ लगा उसमें सब में इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि इंडिया एक ब्रिटेन के लिए खतरा न बने और दूसरा इंडिया अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझा रहे। आप मैप को लेकर आज डिस्प्यूट देखते हैं, भारत पाकिस्तान के डिवीज़न के मैप को लेकर डिस्प्यूट देखते हैं, चाइना के तरफ बहुत सारे मैप डिस्प्यूट हैं। मैं करीब करीब आपको जियो पॉलिटिकल के 12 रनिंग कमेंट्स जिसके एविडेंसेस हैं आपकी हिस्ट्री में दे सकता हूं, जो इनके हाथ लगा और इन्होंने उसमें डिस्प्यूट क्रिएट कर दिए। सन 1950 से 51 में नेपाल के राजा त्रिभुवन ने भारत में नेपाल के विलय की प्रस्तावना लिखित रूप से दी, पता नहीं क्यों उसे भी गंवा दिया गया। 1948 में बलूचिस्तान के नवाब खान ने भारत को विधिवत रूप से पत्र लिखकर इसकी प्रस्तावना की कि बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। नतीजा, पाकिस्तान ने बंदूक के बल पर बलूचिस्तान का कब्जा किया। सोचिए उसकी आज कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई। सन 1947 में ओमान के ग्वादर पोर्ट को भारत को देने का ऑफर किया गया, लेकिन भारत ने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया। बाद में ये पोर्ट पाकिस्तान को मिला और आज पाकिस्तान ने उसे छीन। 1950 में भारत ने कोको आइलैंड बर्मा को दान में दे दिया गया, इसे आज बर्मा ने चीन को दे दिया और उसकी वजह से चीन आज भारतीय नौसेना की जासूसी कर पाता है। 1952 में अपने स्वार्थ में करीब 22,227 वर्ग किलोमीटर का एरिया वर्मा को दान में दे दिया गया, जिस स्थान का नाम आज कवाओ वैली है। ये कश्मीर जैसा ही सुंदर है, लेकिन चूंकि वर्मा को दिया गया था, वर्मा ने आज उसे चीन को दे दिया। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारतीय वायुसेना के प्लान के मुताबिक युद्ध न लड़ने के लिए मना करने से और आत्मसमर्पण करने से चीन को करीब करीब 14,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया मिला, के अलावा 3,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। आजादी के तुरंत बाद भारत को यूएन के अस्थायी सदस्य बनने का मौका मिला, लेकिन गंवा दिया गया। देश की आजादी के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का पेशकश किया था, प्रस्तावना दी थी। कारण मालूम नहीं है, लेकिन उसे भी स्वीकृत नहीं किया गया। India's share of the world economy went from 27% to 2% under the British rule. At the same time, the British began selling their goods to millions of Indians. This in turn allowed the British industry to grow much faster than those of other European nations, because they had no competition in India, and India had over 100 million potential customers at the time. The fundamental principle of the English has been to make the whole Indian nation subservient in every possible way, to the interest and benefits of themselves. They have been taxed to the utmost limit. Every successive province, as it has fallen into our possession, has been made a field for higher exaction. And it had always been our boast how greatly we raised the revenue above that which the native rulers were able to extort. क्या पॉसिबिलिटी है कि उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी या उस समय का जो भी सोशल गवर्नेंस मैकेनिज्म था, उसकी मूल धारणा डेमोक्रेसी थी, उसकी मूल धारणा एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता हस्तांतरण नहीं था, उसकी मूल धारणा भारत के लोकतंत्र को इस गवर्नेंस बाय द पीपल बनाना था। उसके ऊपर उनका फोकस हटा करके उसका सिर्फ एक चैनलाइज वर्जन, जिसमें पॉलिटिकल टॉप नॉच जो लोग हैं उनको बदल दिया गया, और पहले गोरे हुआ करते थे, अभी वो परीक्षा यहाँ होगी, नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होगा, लेकिन गरीबों के ऊपर अत्याचार बराबर रहेगा। ये पैटर्न इन्होंने इन्फ्यूज नहीं किया होगा इन 22 सालों में, जब वो यहाँ शीर्ष के अधिकारी थे। जो नए अधिकारी आए होंगे आईएएस, वो उस समय ट्रेनिंग में होंगे, वो किसको अपना सीनियर मानते होंगे, किसके पैटर्न को पूरा करते होंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर इनकी सिर्फ इतनी जिम्मेवारी थी कि कहीं कोई विद्रोह हो जाता है तो सैन्य, पुलिस, कोर्ट, जो भी उनकी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, उससे उसको दबाया जा सके, जल्दी से जल्दी बिना ज़्यादा नुकसान के उस विद्रोह को प्रेस किया जा सके। उस समय की पुलिस, कोर्ट, कानून, आचार और कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस, ये सब सिर्फ इस भ्रम को बरकरार रखने के लिए थे कि आपकी एक सरकार है, यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है। यहाँ तक कि ये चुनाव भी कराया करते थे। अगर आप 1947 के पहले के जो कांग्रेस के चुनाव थे, ये सब ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर कराया करते थे। ये सब कुछ सिर्फ भ्रम को बरकरार रखने के लिए था कि आपकी एक गवर्नमेंट है, आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। जैसे ही जो उस समय की लीडरशिप थी उसने आज़ादी हासिल की,
उसके रीज़न जो भी हो, जैसे भी उनको प्राप्त हुई हो, प्री पॉन में डिलीवर हुई हो एज पर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन ऑफ दैट टाइम, उन्होंने तुरंत इसके अल्टरनेटिव को ढूंढने की कोशिश। अगर आप सरदार पटेल को सुनते हैं 1947 में आफ्टर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, संसद में, पार्लियामेंट में उनकी स्पीच को सुनते हैं, सो वो कहते हैं देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। इट मीन्स कि अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा था। सारे के सारे अधिकारी भारतीय नहीं थे। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द यूनियन विल गो, यू विल नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया इफ़ यू विल नॉट हैव अ गुड ऑल इंडिया सर्विसेज। ये तो 1947 की बात कर रहा हूँ। ये हम वही बात कर रहे हैं, जो 468 sense- अधिकारी, जिस सेंस की आप बात कर रहे थे, जब हम ऑब्सेशन, एक सोसाइटल ऑब्सेशन की जब हम बात कर रहे थे, कि आज की डेट में भी हम देखते हैं कि लोगों में वो ऑब्सेशन रहता है कि हम कलेक्टर बन जाते हैं। तो क्यों बन जाते हैं? ये उसी सेंस की आप बात कर रहे हैं ना? नहीं, आपने उसमें पूछा कि अधिकार नहीं था, अधिकार अब मिल गया। हाँ अधिकार मिलना अच्छी बात है, हाँ लेकिन सर्विस का कंपोनेंट और क्वेश्चन साइडलाइन कर दिया जाना, हाँ और पावर, वो पावर जो एक नेगेटिव पावर थी हाँ ब्रिटिश राज में, हाँ। उस पावर को एंजॉय करना अभी, वो इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी तो की जड़ें दिखाता। वही वो जो इविल पावर, जो इविल प्लेजर जो था उस वक्त, अपने पावर को आर्बिट्रली यूज करने का, तो वही वो सेंस अभी भी आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो मौजूद है हमारे समाज में। देखिए, इंडिविजुअल स्तर पे होता, व्यक्तिगत स्तर पे, तो एक व्यक्ति कुछ एक्सेसेस कर सकता है, कुछ ओवर स्टेपिंग ऑन ह्यूमन राइट्स कर सकता है। पहले तो कर ही रहा था, आज़ाद नहीं थे तो, उसके बाद भी कर सकता है। लेकिन जब राष्ट्र को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। कुछ सवाल ऐसे हैं उस समय के जिसके जवाब आज भी देश को चाहिए। मैं कम से कम आपको 3-4 जो मुझे याद आ रहा है वो कोनोटेशन बता सकता हूँ कि ये वही अधिकारी हैं जो इतना सब कुछ शोषण कर रहे थे, इतना अत्याचार कर रहे थे। अचानक 1947 के बाद हम इतने टॉलरेंट, इतने सहिष्णु कैसे हो जाते हैं कि 1970 तक जेपी गॉन को, जो आईसीएस थे, ब्रिटिश सेवा के क्राउन में थे, यूरोपियन भी थे, उसको अपने रेवेन्यू की बोर्ड में बिठा के रखा। आप रेवेन्यू की बोर्ड का मतलब समझते हैं? वो कोनोटेशन जिसमें आप 3 गुना लगान वसूलेंगे, आपके पास सूखा है, आप मर रहे हैं, वही रेवेन्यू था, वही चूसते थे ये। और उस अधिकारी को हमने बोर्ड में बिठा के रखा। क्या हमारी टॉलरेंस इतनी, और 1-2 साल नहीं कि चलो उसको वाइंड अप करने में टाइम लगा, या ऐसा कोई हॉस्टाइल सिचुएशन नहीं था। हॉस्टाइल सिचुएशन पे भी मैं आपके तीसरे पॉइंट पे आऊँगा। दूसरा पॉइंट, 1970 तक ब्रिटेन के कई अधिकारी जो यदि क्राउन के सर्विस नहीं कर रहे थे, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि भारत के प्रति निष्ठा और लॉयल्टी आ गई थी उनके अंदर में, तो 22 सालों तक अपनी पूरी सर्विस पूरी करते हैं और रिटायर होके जाते हैं। यहाँ से जो रिटायर होके जा रहे हैं वो इस ह्यूमन, जिसकी आप बात कर रही हैं कि इंडिविजुअल प्लेजर, इविल प्लेजर, वो आगे आने वाली आईएएस की जो जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 22 सालों में तो 22 बार जनरेशन आई होगी। बिल्कुल। उन 22 जनरेशन को इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी का पाठ पढ़ा के नहीं गए होंगे। नेतृत्व क्या है, डेमोक्रेसी को, देश की जो जनता है वो अपना नेता चुन सके, सरकार क्या है, ये सारी जो मूल अवधारणाएं हैं उसको कमजोर करके नहीं गए होंगे। इसके क्या एविडेंसेस हैं? मैं देता हूँ इसके अपोजिट एविडेंसेस क्या है कि वो करके गए। तीसरी, उनके हाथ जो भी लगा, इंडिया पार्टीशन, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया का मैप, इंडिया का डिफेंस सिस्टम, बॉर्डर टेरिटरीज, फॉरेन पॉलिसीज, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, हमारी सामरिक और हमारी इंटेलिजेंस, जो भी उनके हाथ लगा उन सबको उन्होंने पॉल्यूट कर दिया। हर जगह उन्होंने ब्रिटेन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया। और ये सारे इंटरेस्ट की पूरी एक सीक्वेंस है, पूरा एक रेफरेंस है जो मैं आपको दे सकता हूँ। लास्ट, जो सबसे ज़्यादा डराने वाला और सबसे ज़्यादा भयानक है, जब इटली और ब्रिटेन ये डिसाइड करता है कि 1947-98, उस समय तो 1947 कहीं था ही नहीं, 1948 30 जून को भारत को हम आज़ादी दे देंगे। इसके साथ साथ ही ये भी घोषणा की जाती है कि लॉर्ड माउंटबेटन अगले वायसराय होंगे। जिस देश से आपको निकलना है वहाँ आप शासन नहीं करना चाहते, अपनी कॉलोनी वाइंड अप कर रहे हो, वहाँ नया वायसराय भेजने का क्या मतलब है? कुछ तो रीज़न होगा, हम तो भोले लोग हैं, हमें पता नहीं होता है।
अभी भी हम उसके सवाल जवाब ढूंढ रहे हैं। जैसे जैसे दस्तावेज पब्लिक होते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है। इस नए वायसराय का जो चुनाव होता है, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ वायसराय नहीं थे, वो रॉयल फैमिली का हिस्सा भी थे। वो कजिन थे उस समय के प्रिंस के। उनको इसलिए चुना जाता है कि म्यांमार जो उस समय का एक रीसेंट का कॉलोनाइजेशन से डोमिनियन स्टेटस में शिफ्ट हुआ कंट्री था, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। ये उनका इमीडिएट सक्सेस केस था, जिसके वजह से उनको फिर इंडिया भेजा जाना था। अब इंडिया में ब्रिटेन इटली डिसाइड करते हैं 1948 30 जून को हम आज़ादी देंगे, घोषणा करेंगे और फिर वायसराय को भेजते हैं। वायसराय को 2 टास्क दिए जाते हैं। एक टास्क हम सबको पता होता है, जो माइक पर चिल्ला चिल्ला कर प्रेस के सामने कहा जाता है, हम भारत को आज़ादी देने आए। और जो भी पार्टीशन है, डिस्कशन है, वो सब हुई, वो सब हिस्ट्री में लिखा गया। एक और हिडन टास्क था, जो आज़ादी मिलने के करीब करीब 30 सालों के बाद वो डॉक्यूमेंट पब्लिक हुआ और पता चला, वो था लॉर्ड माउंटबेटन का इवैक्यूएशन प्लान। इस इवैक्यूएशन प्लान में जो उनके उस समय के अधिकारी थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ब्रिटेन के फेवर में अगले 15-20 सालों तक होल्ड करके रखना था। इस इवैक्यूएशन प्लान का एक हिस्सा औरतों, बच्चों और वहाँ की जो भी उनके एसेट थे, उनके जहाज़ थे, उनकी व्हीकल थी, उनका जो भी संपत्ति था यहाँ पे, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन सबको एक सेफ एग्जिट दिलाना था। इस इवैक्यूएशन प्लान का हिस्सा था कि वो 30 जून 1948 की डेट सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए दी गई थी, क्योंकि यदि कोई रिटेलिएशन और रिटेलिएशन कौन करता? सुभाष चंद्र बोस, उस समय की आज़ाद हिंद फौज, जो बिल्कुल ताने खड़ी थी उनके ऊपर बंदूक कि आप या तो छोड़ के चले जाओ या फिर हम और आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक दूसरे के सामने एज ए कंट्री एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वॉर है, उसमें KGB, जो आपका CIA, इनका क्या इन्फ्लुएंस होगा इंडिया के ऊपर, इससे ब्रिटेन के इंटरेस्ट पे करंट गवर्नमेंट एंड एटलीस्ट सब्सिक्वेंट 3 से 4 गवर्नमेंट के ऊपर ब्रिटेन का होल्ड रहे, ताकि इंडिया किसी दूसरी जो उनके साथ दुश्मनी है जिन राष्ट्रों की, उसका कंधा भी ना बने। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके अधिकारी 22 साल तक यहाँ रहे। और सब इवैक्यूएशन प्लान से नहीं आता है। इसके बाद आपके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, बहुत सारे आपके डिसीजन ऐसे हैं, जिस वक्त इस कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा उघड़ जाता है, जब आप अपना एक प्रधानमंत्री ताशकंद में खो देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशंस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। 1948 30 जून जब डेट डिसाइड हो गई थी, तो 1947 15 अगस्त को प्रीपॉन 11 मंथ्स पहले आज़ादी क्यों मिली, इसके ऊपर राजगोपालचारी, जो कि बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री, जो इस पीरियड में आज़ादी देने वाले पीरियड में ब्रिटेन के थे, उनसे जब बात की तो उसके कई सारे कारण उनको बताए उन्होंने। उसमें से मिलिट्री इंटरेस्ट सबसे ऊपर था और सबसे मिनिमल गांधी और गांधी से रिलेटेड था। ऐसे में इस कॉन्स्पिरेसी की संभावना से इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस समय जो ह्यूमन ग्रीड होगी और इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, नॉन कॉम्पिटेंस या डिज़ायर की ग्रीड होगी, कि जो भी अफसरशाही उस वक्त रह गई, जो कि लॉयल नहीं थी, डेफिनेटली उसमें टॉप लेवल की अगर ब्रिटिश की और यूरोपियन है, तो वही एक अनुसरण करना सिखाएगी आगे की जनरेशन को, और वो ये पार्ट नहीं पढ़ा देंगे कि डेमोक्रेसी की मूल भावना को कमज़ोर रखो, जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, इनके बीच में आप सरकार दिखो, सरकार बनो, ताकि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशन नहीं हो। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशन का मतलब है कि वो जनरेशन पॉलिटिशियन की अपने अत्याचार के ऊपर थोड़ा सा तो रोष रखेगी, और जहाँ जहाँ रोष हो सकता था, जहाँ जहाँ एक पॉसिबल इनटॉलरेंस दिख सकता था, वहाँ हम सुपर टॉलरेंट दिख रहे हैं, सुपर सहिष्णु दिख रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री इतने दिन के बाद हमारे यहाँ आ रहा है, उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आपकी सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ खूब एक्टिव है, आपके देश को रशिया से बहुत लंबे समय तक दूर रखा गया। KGB हैज़ टू रब देयर हील्स इन इंडिया टू गेट एंड होल्ड
विथ मनी, ये सब चीजें बाद में मित्रों आर्काइव में आ गई बाहर कि पैसे दिए जा रहे थे लिटरली। मतलब ब्रिटेन की पकड़ उस समय की सरकार और कंसेक्यूटिव कम से कम 5 इलेक्शंस तक इतनी अच्छी थी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर में कि वो अपने सारे जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को और सारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भली भांति पूरा कर रहे थे। इन सब में नुकसान क्या हुआ? हम आंतरिक रूप से हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया कि एक ही पार्टी की, एक ही फैमिली की गवर्नमेंट लंबे समय तक रही। जो रियल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम था, और वो रियल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम तब पा सकेंगे आप जब डेमोक्रेसी वोटिंग पे आएगी। लोग ये डिसाइड करेंगे कि अगली सरकार क्या हो, कैसी हो, और हमारे कौन से इंटरेस्ट का, हमारा प्रतिनिधि कौन हो। और जिन लोगों को उस समय की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे रखा गया था, जो उस समय की ब्यूरोक्रेसी थी, अगर उन्होंने करंट गवर्नमेंट के साथ एक गिव एंड टेक का समझौता कर लिया कि हम आपको वापस लाएंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, इलेक्शन कमीशन मैं हूँ और आप इस समय के प्रधानमंत्री, और हम दोनों एक हैंडशेक कर लेते हैं कि आई विल टेल यू द वे यू शुड कैंपेन, हाउ द नेम इज गोइंग टू वर्क, विच आर द पॉपुलर गुडीज ऑफ द फ्रीडम, और आप दोबारा उन चीज़ों को आप रोड के नाम, सड़क के नाम, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे योजनाओं के नाम एक ही परिवार पे रख देते हैं। बहुत सारा जो क्रेडिट है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक सही है या कोई एक गलत है, आपके इस बदलाव में जो पावर का स्थानांतरण था वो एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी टू पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन टू ब्यूरोक्रेसी, ये चलती रही। पावर का एक्चुअल स्थानांतरण लोगों के पास आना था कि लोग डिसाइड कर सके कि उनके पास क्या है, और लोग यदा कदा कहाँ फेल हुए होंगे। बट आप कह रहे हैं कि लोगों के पास ना जा करके वो ऐसा हुआ कि जो इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी थी उसने जो तत्कालीन सो कॉल्ड, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी जो बन रही थी कि अब जब ये लोग चले जाएंगे तो देश कौन संभालेगा, उस वक्त के जो लोग थे उनको पास ऑन हो गई। ये कहना चाह रहे हैं ना आप? ये उनको पास ऑन हो गई, मतलब अब खाई बन गई है जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, नहीं, लोगों के बीच में, सरकार के बीच में, सरकार के बीच में। बिल्कुल 70-75 सालों में लोग आज जज नहीं कर पाते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कलेक्टर सरकार है या मेरा एमएलए, मेरा एमपी, मेरा जो सरपंच है, मेरा जो वार्ड काउंसलर है, वो सरकार है जिसे मैंने चुन करके भेजा है, जिसे मैंने चुन करके भेजा है। सो अवधारणा मेन जो थी वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट थी? वोटिंग के ऊपर, और वोटिंग सिंबल्स के ऊपर डिपेंड कर दिया आपने, क्योंकि आपने वो मार्केटिंग सीख ली पीछे से कि लोगों को, जिनको सरकार की अवधारणा में उनको महात्मा गांधी दिखने चाहिए, उनको एक फैमिली दिखनी चाहिए, बाकी के जो लोग हैं जो एक बैलेंस क्रिएट कर देंगे, उन सारे ग्रुप्स को, अभी बहुत सारे हिस्ट्री की डिबेट आप पढ़ते हैं ना, जिसमें कुछ ग्रुप्स थे जिनको क्रेडिट नहीं मिला और रो रहे हैं आज के समय में, क्योंकि सरकार अभी बदल गई है, वो अपने एविडेंसेस ढूंढ के लाते हैं कि अरे हम भी थे आज़ादी की लड़ाई में, हमारा तो आपने हिस्ट्री डिलीट कर दिया। ये होता है अभी के समय में। वो सारे ग्रुप को इथनिकली आप डिलीट कर देते हो, क्योंकि पूरा फोकस सिंबल पे चला जाए, और सिंबल पे सही लोकतंत्र में वोट ही नहीं पड़ेगा। जाति के नाम पे स्पॉटलाइटिंग होगी, जाति के नाम पे गैस लाइटिंग, स्पॉटलाइटिंग से ज्यादा अच्छा वर्ड है कि गैस लाइटिंग होगी उसकी जगह पे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या हुआ होता, वो आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। हम गुलाम क्यों बने, हमारे साथ क्या छल हुआ, हमें कैसे बांटा गया, तोड़ा गया, कुचला गया, हमारी पहचान क्या थी, हमारी शिक्षा, संस्कृति, सिद्धांत, विरासत, मूल्य, ये सब कैसे विघटित किए गए। ये 1947 के बाद जो भी षड्यंत्र हमारे साथ हुआ, वो बिना समय गंवाए उस समय का देश पुनर्स्थापित करने की कोशिश करता कि नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 1947 के बाद करीब करीब 60 सालों तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने इसके ऊपर काम करना तो छोड़ो, बात करना भी शुरू किया। सारी कॉपी पेस्ट गवर्नमेंट रही, सब ने ये बताया कि ये अच्छा देश है, इसके जैसा कॉपी करते जाओ, आप इसी के पैटर्न पे, इसी इंडिसेस पे, इसी रैंकिंग पे चलते रहोगे। और इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे फेलियर में मैं उस समय की इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेवार मानता हूँ, जिनके पास ये सारा इंटेलिजेंस था, क्योंकि ये सारे षड्यंत्र उनको पता था। गलती हमारी भी होगी। जैसे
अगर इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी को हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके से षड्यंत्र रचा, तो कहीं ना कहीं हम भी तो टॉलरेंट थे ना उसके प्रति। हमने उतना स्पेस भी तो दिया ना रचने के लिए। सो आज आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है। हाँ पीछे जाके आप करेक्शन नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन यदि आज आप सिविलाइजेशन के तो क्या रीस्टोरेशन आपको लगता है कि क्या आज भी हम उतने ही टॉलरेंट हैं? आज भी हम वही सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं तो, जी कि उस वक्त हमने उन्हें मतलब कि चलो ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर दैत्यता की, वो दैत्य रहे, हम मानव रहे, हमने उनसे हमारे पास बागडोर आई, लेकिन फिर भी हम उनके प्रति टॉलरेंट थे। और वो जो सेंस ऑफ टॉलरेंस है, आपने बोला कि उसके बाद किसी ने क्वेश्चन भी नहीं करना जरूरी समझा टिल 60 इयर्स, तो आज भी वही सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। आज की आपकी सिचुएशन इंडिया की जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनल और एक्सटर्नल, इस सिचुएशन में जो भी गवर्नमेंट है वो उनका एक तात्कालिक निर्णय, एक तात्कालिक मार्गदर्शन हो सकता है कि हम विरासत भी संभालेंगे और विज्ञान भी संभालेंगे, हम विरासत भी देखेंगे और विकास भी देखेंगे। ये विरासत को अगर मैं एक सी कहूँ, दैट इज़ कल्चर, सिविलाइजेशन, और विज्ञान को या विकास को मैं एक दूसरा सी कहूँ जो है कॉम्पिटेंस। तो ये 2 सी हैं। इन 2 सी के बीच में एक एडिशनल सी है, वो है कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस कि आपको क्या रीस्टोर करना है। आप रीस्टोर आपके कंप्यूटर के जैसा है, आपके पास आपके कंप्यूटर के कई पुराने वर्जन हैं और आपको रीसेट बटन दबाना है अभी। ठीक है। विकसित राष्ट्र का, सफल राष्ट्र का जो सिद्धांत है, उस पे अपने देश को फिर से उस ट्रैक पे लाना है। ठीक है। और आप कभी एक सोने की चिड़िया थे, 30% ग्लोबल जीडीपी होल्ड करते थे, आपको उस रास्ते पे वापस जाना है। लेकिन ये सेंसिबल डेवलपमेंट रखना है, आपको सस्टेनेबल भी होना है, बाकी चीजें, आपको अनबैलेंस डेवलपमेंट नहीं क्योंकि करना है। देखिए समय का बहुत डिफरेंस है। जी उस वक्त के समय में समय की कुछ और डिमांड थी, जी, आज के समय में आज के भारत की कुछ और डिमांड्स हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ और आज की कि आपके सिचुएशंस पास भी 2 अलग सी अलग है, आप एक साथ 2 सिरों पे काम कर रहे हो। हाँ। आप कॉम्पिटेंस बना रहे हो, हाँ। विच इज योर साइंस, एडवांसमेंट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, टुडेज चैलेंजेस, और एक तरफ आप कल्चर को रीस्टोर कर रहे हो। अब इस समय जो सेंस की आप बात कर रही हैं, जो हमसे गलतियां हुई, इट्स नॉट अबाउट देयर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैड जिंगोइज्म कि सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ भारत बढ़िया है, भारत अभी भी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एंड देयर इज अ जेन्युइन प्राइड ऑफ व्हाट यू हैव, एंड सेकंड देयर आर मिस्टेक्स, यू हैव टू एडमिट दिस। अगर हम बेसिक मिस्टेक्स को लेकर नहीं चलेंगे, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, तो हम दोबारा वो गलती कर सकते हैं। अब ये दोनों सिरों पे जहाँ आप काम कर रहे हैं, कॉम्पिटेंस के सिरे पे और कल्चरल रीस्टोरेशन के सिरे पे, वापस मैं आता हूँ, आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। दर्शकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कंप्यूटर का जो रीसेट बटन आपको दबाना है और आपको एक वर्जन रीस्टोर करना है, वो वर्जन कौन सा रीस्टोर करेंगे। सिर्फ डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय नहीं हुई इम्पीरियल ब्यूरोक्रेसी के इम्पैक्ट में, ये भी हुआ कि अगर यदा कदा कोई ऐसा पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत कर आ जाता है सिस्टम में, जो सीधे जनता के साथ संवाद करना चाहता है, उनकी प्रॉब्लम्स को एक्चुअली में सुनना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है, तो उसकी जर्नी को डिफिकल्ट कैसे बनाना है, पॉलिसीज के माध्यम से। इसी को कहते हैं लाइसेंस राज। अच्छा, आप चुन कर आए हैं 5 सालों के लिए, आपको वापस चुनाव में जाना है और आप सीधे कनेक्ट करना चाहते हैं जनता से, और उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उसको आप सरकार में लेके आना चाहते हैं। दिस इज एन डिफिकल्ट चेंज फॉर द ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज उनकी चेंज एपेटाइट बहुत लो होती है। उनको अपना एक कंफर्ट पोजीशन भी देखना है, उनको अपनी वेल्थ भी क्रिएट करनी है, अपनी प्रिपोजिशन ऑफ पावर भी बरकरार रखनी है। सो ऐसे में वो उस व्यक्ति को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है उस नेता को। एक तो उसको एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़नी है, और दूसरी उसको वापस जाकर उसकी चुनाव भी लड़ना है, जो उसके लिए दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट बनाया जाएगा। आपको मैं सादे शब्दों में कहूँ कि यदि अफसर डिसाइड कर लें कि हमारे नेताजी जो भी हैं, जहाँ से भी चुन के आए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब काम नहीं होंगे, तो उस पॉलिटिशियन को आप फ़ोन पर चीखता चिल्लाता ही देखेंगे अधिकारियों के ऊपर, और वो जितना चीखेगा चिल्लाएगा वो उतना नेगेटिव होता जाएगा, कैमरे पर उतना नेगेटिव दिखेगा। उसके अलावा मीडिया है, जुडिशरी है, 50 चीज़ों पे 50 फ्रंट पे उसकी लड़ाई एक साथ शुरू हो जाएगी। सो ये कॉन्शियसनेस ऑफ रीस्टोरेशन में अभी अगर अपनी लीडरशिप
और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी विंग, जिसके पास एक बड़ा फैसला लेने का पोजीशन है, वो दोनों सफल राष्ट्र के सिद्धांत पे एक साथ नहीं है, तो उनकी अवधारणा धूमिल हो जाएगी और यहीं पे शुरू होती है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? हम इस रीस्टोरेशन में अभी ऑलरेडी 70 साल लेट हैं। अच्छा। और अगर इस समय उसके ऊपर दो मत हैं रीस्टोरेशन में कि आपको क्या रीस्टोर करना चाहिए, जो वर्जन मैंने आपको बताया कि आपको अपने कंप्यूटर को रीसेट करना है, बिल्कुल, लेकिन कौन सा वाला वर्जन रीसेट करना है? आपको ब्रिटिश काल का वर्जन रीसेट करना है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही आधा कॉपी पेस्ट है। आपको कोई प्री ब्रिटिश रीस्टोर करना है, आपको शक, समान, हूण, पलास, कौन सा टेन्योर, हर्षवर्धन, अशोक, कौन सा टेन्योर आपको रिस्टोर करना है। सो इसमें आप बेस्ट टेन्योर रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और इस रिस्टोरेशन में ये जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है, अभी की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स, रिलीजियस फ्रीडम, प्रेस इंडेक्स, क्रेडिट रेटिंग, ये ग्रोथ मॉडल का पूरा डिज़ाइन इस तरीके से बनाया गया है कि कल्चरल वैल्यू सिविलाइजेशन की जो रीस्टैब्लिशमेंट है, अभी अगर आप रीस्टैब्लिश करने भी चाहें या भारत अगर इसको रीस्टोर इस्टेब्लिश करने में सफल हो गया, तो वेस्ट के लिए भारत को रोकना आसान नहीं होगा। इवेंचुअली लगभग नामुमकिन होगा और कभी ना कभी वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा जहां वर्ल्ड जीडीपी का 30% मौर्य काल में भारत के पास था। मतलब ये आप भारत की पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं। पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं। तो अगर वो रीस्टोर करने जाता है तो उसको कुछ मिस्टेक करानी होगी, उसको कहीं ना कहीं डाइग्रेस करना है, कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स हुआ, प्रेस इंडेक्स, क्रेडिट रेटिंग, कंट्रोलिंग नैरेटिव है सारे। ये किसी न किसी माध्यम से इसका प्रयास ये होता है कि वेस्ट की वैलिडेशन की जो परंपरा चली आ रही है वो चलती रहे और आपके ही देश के नागरिक को सिटीजन राइट्स के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अपने ही देश के दूसरे समूह के खिलाफ खड़ा कर दो, अपने ही देश की सरकार के खिलाफ खड़ा कर दो, अपने ही देश के विकास के खिलाफ खड़ा कर दो, ताकि एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आपके देश के अंदर बना रहे। पर और ये तो एक रियलिटी चेक भी है ना सर, आप ये भी तो देखें, ये रियलिटी चेक नहीं है। आपको अगर ये पता चल रहा है कि आपके देश में कितने लोग भूख से मर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, भूख और हैप्पीनेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ प्रेस, पोजीशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, इसका गेम के जो नीति निर्धारण, जो इसके कानून नियम बनाए गए, वो वेस्ट के बनाए हुए हैं, हमारे बनाए हुए नहीं। अगर मेरे फ्रीडम के हिसाब से देखें तो आपको भारतीय दर्शन समझना पड़ेगा। भारतीय दर्शन में अगर ओशो भी हैं और चारवाक भी हैं, बुद्ध भी हैं और महावीर भी हैं, उसमें वेद भी हैं और उपनिषद भी हैं। सो आप कहाँ फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें जो एक कंट्रोलिंग नैरेटिव के तौर पे डिसाइसिव है, वो भारत दर्शन में डिसाइसिव नहीं है। वो कहता है हम इंक्लूसिव हैं, तो फिर तो हम आपके रूल, आप मेरे रूल के साथ खेलो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अभी जो डिमांड चल रही है, उस डिमांड के मद्देनजर अगर कुछ मानक रखे गए हैं कि दीज आर द बेंचमार्क्स, अगर आप इस पे खड़े उतरते हैं तो आप ये रैंक पाते हैं, अगर आप इस पे खड़े उतरते हैं तो आप ये रैंक पाते हैं, तो इसको फिर आप कैसे मतलब काउंटर कीजिएगा? आपके कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियसनेस आपका सेंट्रल यूनिट है नेशनल चॉइस के डिसीजन के लिए। इंडिविजुअल चॉइसेस पे व्यक्ति बनता है, कलेक्टिव चॉइस पे कम्युनिटी बनती है, लार्ज चॉइस पे सोसाइटी बनती है, और कॉन्शियसनेस ऑफ नेशन के हिसाब से आपके दोनों कंटेंट और इंटेंट बनते हैं। इस वक्त कॉन्शियसनेस से आप दो चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। आपको कॉम्पिटेंस क्या होनी है, जो करंट है, कंटेम्प्रेरी है और एग्जिस्टेंशियल है, और आपकी कल्चर में कौन सा पार्ट मिसिंग है जिसको आपको रीस्टोर करना है। सो आपके ये तीनों सी हैं, कल्चर, कॉन्शियसनेस एंड कॉम्पिटेंस। उसमें कॉम्पिटेंस में यदि आपकी मूल अवधारणा, आपकी जो पहचान है, वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यदि आप व्यक्तिगत पहचान को आप विकास की पराकाष्ठा मानेंगे तो व्यक्ति समाज से ऊपर हो जाएगा। वो जो सोचता है, जो मानता है, या जो उसने अपने अंदर धारण कर लिया है, बिलीव कर लिया है, वो व्यक्ति की अवधारणा और समाज की अवधारणा से ऊपर हो जाएगा। इसी फेलियर का नतीजा तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 है, क्योंकि आपका कल्चर
आपका सिविलाइजेशन आपको ये नहीं सिखा सका कि आपको सिविलाइजेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, देश के विकास, देश के नागरिक शिक्षा मूल्यों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या कॉलोनाइजेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि राष्ट्र का सिद्धांत इंद्रियों के ऊपर विजय उनको पता होता तो मुसोलिनी और माओ और हिटलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहे होते, वो अपने देश के ऊपर कंसंट्रेट करके खुशहाल राज्य बना रहे होते हैं। और 50 सालों के अंदर आज उनकी अर्थव्यवस्था उस देश से चैलेंज नहीं हो रही होती जिसको उन्होंने 150 साल तक गुलाम बना के रखा है। सो अगर सैद्धांतिक रूप से व्यक्ति को आप ऊपर मान रख देंगे तो कुछ भी हो सकता है। इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। लेकिन जब इसकी कॉन्शियसनेस में आप उसको मानते हैं कि ये बैलेंसिंग है, व्यक्ति समाज को भी कुछ देता है और समाज पलटकर व्यक्ति को भी कुछ देता है। सो मेरी कॉन्शियसनेस मेरे पहचान से होती है, और मेरी पहचान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। मेरा एक जो आइडेंटिटी है वो इंडिया से आता है, और मेरी इंडियन आइडेंटिटी में मेरा सोसाइटी, मेरा कल्चर, मेरा सिविलाइजेशन झलकता है, और मेरा सिविलाइजेशन, मेरी जो सभ्यता है उसके कुछ अंश मेरी पहचान पे भी पड़ते हैं। तो अगर आप उसके सारे डिलीशंस देखें, पूरा का पूरा भारतीय कल्चर भूल जाएं और सिर्फ पीछे के 50-60 साल याद रखें, तो आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे, इस ट्रैप में पड़ जाएंगे जो आपको मैं बता रहा हूँ। रेसिज्म, फेमिनिज्म, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, नक्सलिज्म, ये सब रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे, और जो NGOs हैं और जो आपके सोशल पैराडॉक्स हैं और सोशल गुड का जो पूरा कल्चर है सोसाइटी का, उसका दिया हुआ खूबसूरत दिखने वाला तोहफा है। साइंस के प्रोटेक्ट्स में देखिए, मैं आपको एक साथ लेके चल रहा हूँ, आपको कल्चरल रिस्टोरेशन भी बता रहा हूँ, और टुडे जो क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंस है वो भी बता रहा हूँ। साइंस पिछले 500 सालों में हमारे साथ नहीं रहा। सो आज अगर आप किसी साइंटिफिक डिबेट में अपने आप को नीचे देखते हैं और किसी वेस्ट से आने वाले सॉल्यूशन को, इनोवेशन को बिना सोचे समझे अपना लेते हैं या मान लेते हैं कि वो एक हाई लेवल कल्चर पे थे, ये आपकी हीन भावना का परिणाम है और कुछ नहीं है। क्योंकि आपका जो विजन है पीछे, वो 500 साल से पीछे जा ही नहीं रहा है। अगर आप 12,000 15,000 साल पीछे जाते हैं, 5,000 साल पीछे जाते हैं, तो आपके विजन में एक संतुलन आता है कि हम पीछे डेवलप थे, फिर डेटोरिएट हुए हैं, और फिर अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या रिस्टोर करना है। करेक्ट? अगर आप सिर्फ पीछे 300-400 साल देख पाते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमने कुछ भी इनोवेट नहीं किया है। सारी मेजर इनोवेशन मेडिसिन की, साइंस की, फिजिक्स की, ऑटोमोबाइल की, सब वेस्ट में हुई है। सो अभी के समय में अगर कोई वेस्ट डिबेट हो रही है जिस पे आपको ये देखना है कि मैं क्या अपनाऊं क्या ना अपनाऊं, तो आप हथियार डाल देते हो कि नहीं, आप ही तो लीडर हो इस वक्त। सो यदि सवाल आज की प्रॉब्लम का है तो आपका पहला टच पॉइंट ये होना चाहिए कि क्या मेरे पास मेरे हिस्ट्री में उसका आंसर है कि नहीं। और ये कोई डिबेट वैसे नहीं है कि इसमें कोई जीता कोई हारा। मैंने अपना एस्टैब्लिश कर दिया, पीछे से लाके तुम्हें जीत गया, और उनका कुछ ले लिया तो हार गया। दुनिया जानती है, और भारत की जो बेसिक दर्शन है, भारत का जो बेसिक सिद्धांत है, वो इस समय कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप पे बिलीव करता है। और ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि हमारा जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है हर सिविलाइजेशन का, हर कम्युनिटी का, वो उनका रिलीजन होता है। और आपका रिलीजन आपको सिखाता है कि आप इंक्लूसिव रहो और प्रोग्रेसिव रहो। जिनकी किताबें हैं और जो बहुत रिजिड फ्रेमवर्क में बने हुए रिलीजन हैं, उनका रिलीजन उनको रिजिड कर देता है। वो कहता है आप इतना, या तो आप जीत रहे हो अपनी बात मनवा के, या फिर आप जीत नहीं रहे हो। लेकिन हमारा रिलीजन हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है कि आप पीछे तो देख लो, आपके पास सोल्यूशन है कि नहीं, नहीं है तो फिर उनसे ले लो, अपना लो। सो ये इंक्लूसिविटी है। इस इंक्लूसिविटी का रोल है आपकी कॉन्शियसनेस में, जो दोनों तरफ आपको डिसाइड करना सिखाता है। पीछे से कितना रिस्टोर करना है, कौन से टेन्योर से, कौन से काल से रिस्टोर करना है, और टुडेज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के साथ आपको क्या डेवलपमेंट अपनानी है। और उस डेवलपमेंट को अपनाने के लिए आप एक ओपन डिबेट रहो, लेकिन शर्त ये कि हीन भावना से ग्रसित मत रहो। द मोमेंट आप हीन भावना से ग्रसित होते हैं, फिर आप हथियार डाल देते हैं और आप इस ट्रैप में पड़ जाते हैं। इस ट्रैप से जो आपके वैल्यू सिस्टम है उसमें डिफ़िकल्टीज़ और उनके नैरेटिव, इन नैरेटिव को रीस्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले एक एजुकेशन सिस्टम का पूरा जिसको अवेकनिंग कहते हैं,
उसको रिस्टोर करना पड़ता है। मतलब आप- इंडियन कॉन्शियसनेस जो एक इंडियन कॉन्साइंस है जी वो अपने आप को मतलब लो एस्टीम, आप लो एस्टीम की बात कर रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि जो हमारा जो एक इंडियन कॉन्शियस है वो लो एस्टीम है। हाई स्टीम भी खतरनाक है। नहीं हाई स्टीम तो चलिए खतरनाक है लेकिन वो तो है ही नहीं ना हमारे पास, यही तो आप कह रहे नहीं, हैं। अगर आप रिस्टोर कर रहे हैं हाँ। पीछे से और हाँ। पीछे आप कहीं बहुत अच्छे थे, हाँ लेकिन वो जवाब आज के समय के नहीं है, हाँ बिल्कुल, आज के प्रॉब्लम्स का नहीं है। बिल्कुल। सो अभी के प्रॉब्लम्स की जवाब को देने के लिए हम्म, आपकी जो मैकेनिज्म ऑफ फाइंडिंग आंसर थी, उस मैकेनिज्म को रिस्टोर कर दिया तो आप आंसर भी ढूंढ लेंगे। अभी प्रायोरिटी किसी भी ऐसे नैरेटिव की, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, भारत को जो ये ट्रेजेक्टरी है उससे हटाने की है। वो नैरेटिव इन चीज़ों पे हैप्पीनेस इंडेक्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम है, प्रेस इंडेक्स है, क्रेडिट रेटिंग है, और इन सब के कॉन्फ्लिक्ट टाइम टू टाइम सामने आ जाते हैं। पर ये कितना ही इफेक्ट कर सकता है आप बताइए, कितना देखिए ही इफेक्ट कर देगा? इसके पीछे तथ्य क्या है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसको देखना जरूरी है। इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, करता है नहीं करता है, वो तो उसके पढ़ने के लिए आपका नहीं तो इंटेंशन तो ठीक है कि इंटेंशन हमें समझ में आ रहा है उनका कि इविल इंटेंशन है, जाहिर सी बात है कि वो कि कोई देश क्यों चाहेगा कि हमसे ज्यादा कोई अच्छा हो, या सबकी हमारी जैसी विचारधारा नहीं होती है। वो तो कि होगी नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा एकमात्र भारत के पास जी है ना, तो हमारी तरह सबकी नहीं होती है। चाइना की अपनी ड्रैगन थ्योरी है, इधर आप जानते ही कोल्ड वॉर में किस तरीके से सेग्रीगेशन हो गया था पूरे, है ना, पूरी दुनिया पूरी दो हिस्सों में दुनिया का दो हिस्सों में हो गया था। जी तो हमारी जैसी मानसिकता तो सबकी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्री की तरह उभर करके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर्स पे काम भी कर रहे हैं और बहुत मजबूती से काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे में मतलब एक कहावत है हिंदी में, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, चुनौती खुलकर तब सामने आती है जब लड़ाई आपके घर में हो रही है, क्योंकि ये लड़ाई आप जीतेंगे तब भी आप ही हारेंगे। जब तक लड़ाई आपकी बॉर्डर के बाहर हो रही है तब तक आपके राष्ट्र का सुरक्षा का जो मूल सिद्धांत है वो सुरक्षित है। अगर आप अभी का सबसे शक्तिशाली देश, जिसको अनडाउटली अमेरिका माना जाता है, वो दुनिया के कई हिस्सों में लड़ाइयाँ लड़ रहा है सिर्फ इसको इंश्योर करने के लिए कि लड़ाई उसके घर ना पहुंचे। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप हिस्ट्री के किसी भी पन्ने से उखाड़ कर देख लीजिए, वो बिल्कुल फिट बैठती है। जब तक लड़ाई आपके घर में हो रही है तब तक आप ही हारेंगे, आप किसी भी साइड से लड़ रहे हो। सो दो मत बना देना रिस्टोरेशन को, उस कॉन्शियसनेस को जिससे आपको अपना कॉम्पिटेंस और अपना कल्चरल रिस्टोरेशन डिवाइड करना है, वो ना राष्ट्र कभी एक मत पे आए, ना कभी वो रिस्टोरेशन कर सके, ना सफल राष्ट्र का उसका सिद्धांत पूरा हो सके। तो क्या रोक रहा है भारत को यूनानिमस होने से? मतलब आपको क्या लगता है कि आपने जो बोला कि दो पक्षों का होना बहुत जरूरी है इस चीज को रिस्टोर करने के लिए? अगर आप एक देश के अंदर बैठकर दो मत की बात कर रहे हैं, हाँ। दुर्भाग्यपूर्ण ये है 70 साल के बाद आप रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, वो दूसरा दुर्भाग्य है। पीछे जो चीज़ें हो गई उसको मैं कुछ समय के लिए भूल जाता हूँ। आज आगे जो करने वाले हैं उसमें अगर राष्ट्र की अवधारणा को हम सुदृढ़ नहीं करते हैं तो उसके एग्जिस्टेंशियल करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में थ्रेट क्या है उसको हम अपनी बॉर्डर के चारों तरफ देख रहे हैं। एनजीओज़ के माध्यम से, मिशनरीज़ के माध्यम से, फॉरेन फंडिंग के माध्यम से थोड़ी सी फंडिंग लगती है एक राष्ट्र के लोगों को उसी राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करने में। और एक पड़ोसी मुल्क है, वहाँ का स्टूडेंट एक दिन जागता है और अपने देश का राष्ट्रपति भगा देता है, उसको आपके यहाँ आके शरण लेनी पड़ती। आए दिन श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, अब बांग्लादेश में सिविल वार जैसी स्थिति है। श्रीलंका पर अमेरिका, पाकिस्तान पर अमेरिका, चाइना कभी पाकिस्तान के ऊपर ये धन वर्षा करते रहते हैं। कभी इनकी सेना इनकी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेती है, कभी आईएसआई सेना को टेक ओवर कर लेती है। किस समय किस स्थिति में श्रीलंका की आर्मी को अपने ही देश में मास किलिंग करनी पड़ती, ये पूरा सिनेरियो आपको एक लेसन दे रहा है कि आप अपनी सीमाएं सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ रहे। आपका एक मत होना, एक पहचान होना, एक राष्ट्र होना और उसकी एक ही अवधारणा होना कितना ज़रूरी होता जा रहा है। क्योंकि जब तक थ्रेट बाहर है तब तक आप लड़ाई सीमा पे लड़ सकते हैं, जब थ्रेट अंदर आ गया तो फिर आप नहीं लड़ सकते, फिर इनकी स्थिति और आपकी स्थिति समान है।
सो अगर आपको बिल्कुल पास की भी जो आपका अगला स्टेप है वो भी नहीं दिख रहा, आप किसी कहीं और देख रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम लोग अभी, और आप इंडेक्सेस की बात पे भी हम आए हैं। बांग्लादेश का इकोनॉमिक इंडेक्स ग्रोथ रेट ये पूरा सिविल क्राइसिस, राइट एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के कुछ महीनों पहले तक इंडिया से ज़्यादा बताया जा रहा था। अभी यूक्रेन और फिलिस्तीन दोनों जगहों पे लड़ाइयाँ चल रही हैं और दोनों जगहों का हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से ऊपर है। सो डेफिनेटली ये इंडेक्सिंग का कोई मतलब नहीं है। जिन आक्रांताओं ने हमारे देश में पर आक्रमण किया, देश उस वक्त एक सिविलाइजेशन था, पॉलिटिकल सिचुएशन में भारत था नहीं था उसके ऊपर काफ़ी डिबेट होती रहती है, लेकिन इंडिया था या नहीं था उसके ऊपर डिबेट होती रहती है, लेकिन भारत तो था। सभ्यता, संस्कृति और अतिथि देवो भव का जो भी सिद्धांत था उसको बुरी तरह लहूलुहान किया। गुरुकुल, आश्रम, विश्वविद्यालय, मंदिर और क्या क्या नहीं तोड़ा गया। वो लोग जिन्होंने भी किया, जिस भी रीजन से किया, जो भी उस समय की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई, वो आज और तब भी खलनायक थे देश के और आज भी खलनायक रहेंगे। जिन पूर्वजों ने भारत को दर्शन, अध्यात्म, योग, आयुर्वेद और 12,000 साल की संस्कृति, सभ्यता, वेद, उपनिषद, दर्शन, चारवाक से लेकर विवेकानंद तक, मॉडर्न एज में गवर्नेंस, कॉलोनाइजेशन की 19वीं सदी में दोबारा इसको एकजुट किया। धर्म सुधार आंदोलन चलाने पड़े अपने ही धर्म के खिलाफ, वो भी चलाया। वो आपके नायक थे और नायक रहेंगे। भारत के लिए इस वक्त चुनौती ज़्यादा खुलकर सामने तब आती है जब ये स्थिति है कि लड़ाई आपकी बॉर्डर के अंदर हो रही है, और बॉर्डर आपकी सीमा के अंदर होने वाली लड़ाई में ये सिर्फ रिस्टोरेशन के वर्जन की लड़ाई नहीं है, ये दो मत की लड़ाई है कि हमें आगे क्या करना है और साथ में आगे कैसे बढ़ना है। क्या है वो दो मत? आप एक ही देश में रहकर जिसमें आपका प्रोटेक्शन, आपकी अर्थव्यवस्था, आपके धार्मिक, आपके सामाजिक मूल्यों की प्रोटेक्शन राष्ट्र देता है, उस राष्ट्र के दुश्मन और दोस्त आप अलग अलग नहीं चुन सकते। कॉमन फ्रेंड्स एंड कॉमन एनिमीज ऑफ द नेशन, ये बेसिक सिद्धांत को आप वायलेट नहीं कर सकते। जिसने आपके ऊपर आक्रमण किया, जिसने आपको लूटा, मंदिर तोड़े, विश्वविद्यालय तोड़े, जो उस समय की संस्कृति थी, जो उस समय का नॉलेज था, उसको डिस्ट्रॉय किया, जिस भी रीजन से किया हो, उस वक्त जो भी रहा, उस वक्त का कोई भी नहीं है इस वक्त। दर्शकों के समझने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक राष्ट्र हैं, मैं एक राष्ट्र हूँ, हम दोनों मित्रवत हैं, ये आपके दुश्मन है? जी नहीं, हम दोनों अलग अलग राष्ट्र नहीं हैं। एक ही राष्ट्र के दो लोग, जिनका राष्ट्र एक है, उनके दुश्मन और दोस्त अलग अलग नहीं हो सकते। दो अलग राष्ट्रों के दुश्मन दोस्त अलग, उनके अलग अलग जियोपॉलिटिकल एलाइज और टाइज हो सकते हैं, लेकिन एक ही राष्ट्र में रहने वाले दो लोग, वो कम्युनिटी हो, लोग हो, विचारधारा हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, वो जेंडर अलग हो, वो क्लास अलग हो, वो कॉन्फ्लिक्ट अलग हो, वो इनकम ग्रुप अलग। यूनिफॉर्म इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, है ना, जिसको हम जैसे हम परिवार के तर्ज पर इसको लेते हैं। थोड़ा और समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि परिवार के तर्ज पर कि अगर हमारे पिताजी को कहीं पर इनवाइट किया जाता है, इसका मतलब ये ऑलरेडी इनवाइटेड, और ऐसा नहीं कि हमें आकर के कोई इनवाइट करे और हमारे पिताजी को छोड़ दे। ये कल्चरल है, आपका कल्चरल वैल्यू इसके अगेंस्ट है कि वो नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज कि ये परिवार की इंटेग्रिटी भी है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। सो राष्ट्र के लेवल पे आपकी इंटीग्रिटी, दो अलग अलग लोगों को, दो अलग अलग आइडियोलॉजीज को, दो अलग एक ही इंसिडेंट्स ऑफ हिस्ट्री को दो अलग अलग एंगल से नहीं देख सकती। जिसने आक्रमण किया, जिसने डिस्ट्रॉय किया, जिसने ओवर पावर किया, जिस भी रीजन से किया हो, उसको आज हम जाके पीछे सजा नहीं दे सकते, और उनके किसी व्यक्ति को उसके परिणामों का फल भी नहीं दे सकते, उनके कुकर्मों का परिणाम भी नहीं दे सकते। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आपको, आपके जो दोस्त हैं और आपके जो दुश्मन हैं, वो इंसिडेंट्स के हिसाब से, सिंबल्स के हिसाब से डिसाइड नहीं होते, वो डिसाइड होते हैं ऑकरेंसेस के हिसाब से। और हिस्ट्री बहुत बेरहम है, जो हुआ सो हुआ, आज ना आप उसको बदल सकते हैं, ना आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो छोटे समय के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए, राजनीतिक रूप से सही है, वो चलता है, मैनिपुलेशंस होते रहते हैं, वो मैनिपुलेशंस चलती हैं। लेकिन जब राष्ट्र नीति आप बनाते हैं तो राजनीति से ऊपर बढ़कर बनाना पड़ता है। सो आपकी डेमोक्रेसी, आपका लॉ, आपका क्लास, आपका कॉन्फ्लिक्ट, आपका जेंडर, आपका इनकम ग्रुप, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट को साइड में रख करके आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि इंडिया की सोच क्या होगी। अभी एक प्रॉब्लम आती है जो आपके सामने भी आ सकती है, इजराइल के सामने भी आ सकती है, रशिया के सामने भी आ सकती है, चाइना और अमेरिका के सामने भी आ सकती है। सो इजराइल का एक वे ऑफ थॉट होगा
कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भारत से मिलेगा। जापान का अलग हो सकता है क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर देखा है, क्या हश्र हुए हैं वो उनको पता है। जर्मनी अलग हो सकता है, चाइना अलग हो सकता है और अमेरिका का कुछ और अलग थॉट हो सकता है। भारत की सोच क्या है, भारत की थॉट प्रोसेस, भारत उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो इजराइल, जापान, चाइना, अमेरिका, रशिया सबसे अलग हो सकता है। उस सोच को हिस्सों में नहीं विभाजित किया जा सकता। वो राष्ट्र के नाम पे सोच एक होगी, वो डेमोक्रेसी के लिए अलग अलग हो सकती है। वहाँ डिबेट का, हर डिसेंट का, हर चीज़ का की पॉसिबिलिटी फ्री फोरम है, फ्री फोरम में। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है उसमें आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दा नहीं बना सकते। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, एक जिम्मेवार लीडरशिप हो, वो देश के बाहर जाकर के देश के खिलाफ, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ, देश की पॉसिबल थियोलॉजी के खिलाफ, ये इसकी धारणा के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देती है तो इसको किस रूप में लिया जाना चाहिए वो मैं कहूँगा तो फिर कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स के हिसाब से हो जाएगा और वो खो जाता है। 4-5 सालों का विजन आप राजनीति में लेके चल सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को जब सैद्धांतिक रूप से 12,000-15,000 साल की हिस्ट्री है जिस राष्ट्र की, उसको आप एक रिस्टोरेशन, एक नया अगले 25 साल का जो टाइम विंडो है भारत के लिए, वो इसको 100 साल का एक डेमोक्रेटिक टाइम फ्रेम देगा, एक पूरी सेंचुरी देगा। सो अगले 25 साल के टाइम विंडो में अगर मैं 3 C's को बिल्कुल डिफाइन कर रहा हूँ कि आपको कॉम्पिटेंस भी चाहिए, कल्चर भी चाहिए और बीच में ये कॉन्शियसनेस भी चाहिए। मेरा रिलीजियस फ्रीडम, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरा डेमोक्रेसी मुझे मेरी राइट को प्रैक्टिस करने की ताकत देता है। ठीक है, जिस राइट से मैं सरकार अपने लिए चुन सकता हूँ, सही है, जो मेरे फेवर में है, जो मेरे भावनाओं को समझ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में मैं ही सरकार हूँ, वोट देने वाला व्यक्ति ही सरकार है। लेकिन जब वो सरकार आप चुन लेते हैं और राष्ट्र एक सिद्धांत बना लेती है, जो भी एग्जिस्ट, ये 5 साल का ही सिद्धांत है, कंटेम्पररी है, लेकिन राष्ट्र का वही मत है उस वक्त। सो राष्ट्र का मत ही पूरे, जो मैंने आपको बोला, इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी, ये दोनों जब आप राष्ट्रीय पटल पे रख रहे हैं तो अलग अलग नहीं रख सकते। आपकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी के साथ साथ आपकी सामाजिक आइडेंटिटी जारी, आप व्यक्ति के हिसाब से समाज बना करके पेश कर रहे हैं और समाज अपने हिसाब से व्यक्ति बना करके पेश कर रहा है। वैसे ही राष्ट्र जब इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन में जा रहा है, सो उस समय की कंटेम्पररी गवर्नमेंट जो भी है, उसने जो भी स्टैंड लिया है, वही स्टैंड पूरे देश का स्टैंड है। अगर आपको उसको बदलना है स्टैंड को, तो आपको सरकार को बदलना पड़ेगा। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके ऊपर चुनाव लड़ा जा सके, फिर आप बहुत खतरे में हैं। इसके ऊपर अगर आप बदलने जा रहे हैं सरकार को, अगली सरकार जो आ रही है वो कह रही मैं फिलिस्तीन के ऊपर और इजराइल के ऊपर स्टैंड ही बदलने वाला हूँ, उसके ऊपर आपके राष्ट्र में वोटिंग हो रही है। मतलब आप अपनी बेसिक डेवलपमेंट, बेसिक नीड, बेसिक कॉम्पिटेंस, बेसिक कल्चर, बेसिक रिक्वायरमेंट से कहीं दूर हट गए। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी मुद्दों पर बहुत ही अच्छी तरीके से बात की है, मतलब नॉट मुद्दे बट एस्पेक्ट्स पे हमने बात की है कि किस तरीके से नेशन बिल्डिंग होनी चाहिए, क्या हमारी अवधारणा होना चाहिए। इस चीज़ से हट करके हमने बात की है कि कोई पार्टी है जिसका नाम बीजेपी है, कोई पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस है, राष्ट्र कैसा होना चाहिए हम उसकी परिकल्पना कर रहे हैं जी। उस पे आपने हमें ये बताया, हमारे दर्शकों को ये बताया कि किस तरीके से हमारे जो एक पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी रही है, जो मतलब साल दर साल हमें समृद्ध करती आई है, वो पीढ़ी, उसका डिटोरिएशन हुआ है। अगर वो हानि हमें हुई है तो उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंस के हिसाब से क्या ये कर पाना संभव है, और अगर है तो आप कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि इसका कोई जवाब है भी या नहीं, इसकी एटलीस्ट रियलाइजेशन, कॉन्शियसनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम सवाल और ऐसे चैलेंजेस को जानने की पहले कोई सोल्यूशन निकाल पाए हैं अपने पास्ट में, कुछ जगहों पे हमने इससे बड़े चैलेंजेस देखे हैं, और इतनी विषमताओं के बाद, इतने आक्रमण, इतने ड्रेनेज के बाद भी हम आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो कुछ ऐसे पावदान होंगे जिस पर हम डटकर खड़े होंगे, कुछ ऐसे स्तंभ होंगे जहां हम मजबूती से डटे नहीं, होंगे। वो तो ठीक है, पर हमारे जो एथिकल, मॉरल और इतने वैल्यूज हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो तो इसी तरीके से वर्बल एजुकेशन सिस्टम पे हमेशा से चलता है, अगर आप पौराणिक सदी की बात करें तो। जी।
हमने प्रीच ही तो किया है ना, हम्म। हमने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी, और ऐसे करते करते वो चलती आई। हम्म। तो वो एक जो थॉट प्रोसेस है पूरा, कि प्रीचिंग थॉट प्रोसेस है, और नथिंग इज रिटन इन द बुक, एंड इफ इट इज रिटन इन द बुक देन ओनली दैट पर्सन कैन रीड, जो कि उतना ही उसके ऊपर विषय की पकड़ हो, उसको जी अधिकार हो विषय पर। नॉर्मल लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो बहुत विस्तृत है। जी तब अगर हम पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम की बात करें, फॉर हम्म। एग्जाम्पल, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं उसको? सो आप एजुकेशन सिस्टम ओरल क्यों था, उसके फायदे हुए, नुकसान हुए। आज अगर आप अपनी हिस्ट्री को रिविजिट करते हैं, अपने उन एस्पेक्ट्स को जहां आप वीक थे, जहां आप स्ट्रांग थे, उनको फैक्ट फाइंडिंग में एक बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह देखते हैं, उसको नैरेटिव की तरह नहीं देखते, उनको उस चश्मे से नहीं देखते हैं जिसमें किसी का कोई मतलब, किसी का कोई इंटरेस्ट साधना है। वो भले आपके कॉलोनाइज़र का इंटरेस्ट हो, आपकी उस समय की पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट हो, आप सिर्फ राष्ट्र के उद्देश्य से अपनी आगे आने वाली जनरेशन को सच बताते हैं। तो ये पहला रिस्टोरेशन का शर्त है। तब आप एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करते हैं। यदि आपकी पौराणिक, तो बहुत दूर की बात होगी, आपकी वैदिक और सनातनी जो सभ्यता थी उसमें ओरल हिस्ट्री नहीं होती, सिर्फ किताब होती, कहीं एक डॉक्यूमेंट होता जो आपका पूरा कल्चर और आपका पूरा रिलीजन डिफाइन करता है, तो उसको जला देना उतना ही आसान होता जितनी आसानी से तक्षशिला और नालंदा जला दिए गए। क्योंकि आपकी जो जनरेशन थी वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ओरल धर्म का ज्ञान देती थी, और ये करीब करीब कौटिल्य के समय तक चला है। अर्थशास्त्र वगैरह लिखे गए, तो बहुत सारे सुक्तियाँ, बहुत सारे लॉ लिखी गई जो पहले प्रैक्टिस में होती थी। It was imbued in the blood. इन द ब्लड। In the blood. आप प्रकृति की साधना देख लीजिए, बिल्कुल। प्रकृति के साथ जीने मरने का वो देख लीजिए, आप किस किस चीज़ की पूजा नहीं, आप आसमान, चांद, बारिश, पत्थर, सब चीज़ों की पूजा करते थे। आप 36 करोड़ देवी देवताओं में सब के सब डेटी नहीं थे, उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो तुलसी भी हैं, पीपल भी हैं, गंगा भी हैं, यमुना भी। सो इस पूरे पॉसिबिलिटीज़ में अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और लॉस्ट पॉइंट्स को देखते हैं, तो आप पहली शर्त पूरा करते हैं एक अवेकेंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने का, जिस पे आपका एजुकेशन सिस्टम बेस्ड होना चाहिए। और अब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो वो आपके पास प्रेडिक्शन की, आप कह रही हैं हमारे पास रिस्टोरेशन का पावर है कि नहीं, पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि नहीं, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसको जानने के लिए आपको ऑलमोस्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, करेक्ट। और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, इन तीनों में हमारी सिविलाइजेशन से स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन, पूरी सिविलाइजेशन में पूरे प्लेनेट पे कभी कोई भी नहीं थी। हमारे आसपास कहीं आती है मेसोपोटामिया, जिन्होंने कई हजार साल बाद क्या चैलेंज होगा, और कई हजार साल बाद हम वैज्ञानिक रूप से इतने सफल हो जाएंगे, इतने उन्नत हो जाएंगे कि हम डीएनए से पूरे व्यक्ति को बना सकते हैं। ये सोच करके उन्होंने मम्मी को रिस्टोर किया मिस्र के पिरामिड के अंदर में। हमारे रिलीजियस ग्रंथों में हमारी जो दर्शन है उसका एक हिस्सा ये भी है कि कलयुग चल रहा है और कलयुग में कल्कि का अवतार होगा और वो ये सब चीज़ों को रिस्टोर करेगा और फिर सभ्यता आगे जाएगी। सो ये सब उन 1000 सालों, 20,000 सालों, 25,000 सालों के बाद की कैलकुलेशन को डिनोट करते हैं। अगर आपको उस कैलकुलेशन के पास जाना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं आपको ये सवाल पूछना क्यों पड़ रहा है। क्या हमारे पास इस वक्त तक प्रिडिक्शन की कम से कम 2 से 3 थ्योरीज नहीं होनी चाहिए थी? ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम पूरी विद्या, एस्ट्रोलॉजी हो, पैमिस्ट्री हो या न्यूमरोलॉजी हो, इसका मूल प्रैक्टिस अपने डे टू डे लाइफ से भूल चुके हैं। कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि आपकी ये सारी कल्चरल एविडेंस से, सारा कल्चरल विजडम जो था उसको आपकी हीन भावना बता दिया गया। मतलब आप कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस जो है, जो हमारे ओल्ड इंडियन प्रैक्टिसेस में थी, उसको, उसके प्रति अब हीन भावना आ गई है हमारे समाज में। उसके प्रति हीन भावना कॉलोनाइजेशन के समय में या आक्रमण के समय में आक्रमणकारियों के अपने रीजन रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने कर दिया कि दे आर प्रिमिटिव्स। नो, आक्रमणकारियों के रीजन प्रिमिटिव नहीं थे, मेंटली प्रिमिटिव थे। वो उसको आप एक तरह से उनकी उस समय की हीन भावना बोल सकते हैं। जाहिर है उनकी उस समय की ये हीन भावना थी और वो ये प्रेवलेंट हो गई कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ, क्योंकि सबको तो ये था ना कि हमें तो बाबू साहब बनना है।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं आप ब्यूरोक्रेसी, आप कॉलोनियल एज की बात नहीं, कर रही है, पर मैं इनका आपको उनका एक जो फर्स्ट सोशल आक्रमण की बात इम्पैक्ट कर रहा रहा, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सोशल इम्पैक्ट लेकर के चलते एज अ पर्सनालिटी, हूँ। तो आप जिस चीज को प्रमोट करेंगे उस चीज को 4 लोग और देखेंगे, जी जानेंगे और चाहेंगे कि हम भी जरा उसमें हाथ डालकर देखें नहीं, कि और क्या थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा पता। आपको। अच्छा। आपकी गोल्डन एज है वो मौर्य के समय में, और उसके हम्म। बाद सातवाहना, शाक, ये सब पूरे पलाश ठीक है, और वो सब आते ठीक हैं, है। वो 712 तक होल्ड करते हैं। उसके बाद 1020 के आसपास मोहम्मद गौरी ऑफिशियल आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद जो डिटोरिएशन स्टार्ट होता है, उसमें चूंकि उन्होंने इतनी डेवलप्ड कल्चर देखा नहीं था कभी, और जब वो देखते हैं तो कहते हैं अगर ये रह जाता है तो ये बार बार हमें हॉन्ट करता रहेगा। हम शासक तो हैं, तलवार हमारे हाथ में है, लेकिन ये हमसे ज़्यादा उन्नत है। तो सबसे पहले इनको अपने से नीचे लाने के लिए इनकी जो अभी तक की डेवलपमेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर दो। ये डिस्ट्रक्शन, और जो कॉलोनियल एज का डिस्ट्रक्शन था वो दूसरा डिस्ट्रक्शन था। कॉलोनियल एज में डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ज़रूरी था इनकी वेल्थ ड्रेन कर लो, इनके धर्म के ऊपर उंगली मत रखो। लेकिन मुगल के काल में धर्म के ऊपर उंगली रखी जा रही थी, इसलिए रखी जा रही थी क्योंकि उसको उस कॉलोनियल एज में वो एजुकेशन को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उसके मैकले के अपने रीजन थे कि उन्होंने क्यों डिस्ट्रॉय किया, उसके बिना शासन करना मुश्किल था। और मुगल के आने का, आक्रमण करने का, और उसमें ये मंदिरों को तोड़कर बाकी चीज़ों को बनाने का, और उनके जो वो थे जो कल्चरल वैल्यू की चीज़ें थी उनको डिस्ट्रॉय करके वो अपना कल्चर उसके ऊपर थोपने का, वो उसका रीज़न डिफरेंट था। उसका रीज़न था उनकी इंफ्योरिटी उस वक्त की। लेकिन हमारी डिफ़िकल्टी आज के डेट में ये है कि हम पीछे जाके ना रिस्टोरेशन कर सकते हैं, ना हम वो डिबेट कर सकते हैं, ना उस समय के लोगों को इस समय ला के सजा दे सकते हैं। हमारी आज की कॉन्शियसनेस ये कह रही है कि आप जिनको भूल चुके हो उसमें जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपने खोया, क्यों खोया, कैसे खोया, कब खोया, कितना खोया, क्या खोया, इतनी डिबेट करके आपको रीस्टोर कितना कर सकते हो उसके प्रिमिटिव बेसिक स्ट्रेटजी लेवल पर तो आ जाओ। जब आप इस डिबेट में फंसे हुए हो कि आपको रिस्टोर करना भी है या नहीं करना है, और इसका कॉन्शियसनेस आपको कौन डाइल्यूट कर रहा है कि आपको करना भी है नहीं करना है, वो 2 मत जो आज राष्ट्र में बने हुए हैं। वो कह रहे नहीं आपको रिस्टोर तो करना है, ये वर्जन रिस्टोर नहीं करना है, हमें रिस्टोर वो वर्जन करना है जो हमारे समय का आक्रमण के बाद का वर्जन था। हमने एक समय में ये पूरी ज़मीन, आज वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, उसमें उनका एक वर्जन है। जब वक्फ बना था वो भारत में थोड़ी बना था, वो कहीं और बना था। जिस रीज़न से बना था, जैसे वो स्प्रेड हुआ था, उस पूरे रिस्टोरेशन में अगर आप वो वर्जन पिक कर लेते हैं तो आप वो रिस्टोर कर पाएंगे, और पीछे जाकर रिस्टोर करते हैं तो आप कुछ और रिस्टोर कर पाएंगे। सो इस डिबेट को कि आपको कौन सा वर्जन, कौन सा भारत चाहिए, इसकी कॉन्शियसनेस आप अपने सबसे बेस्ट एज से लेंगे या अपने किसी डेटोरिएटेड एज से लेंगे, इसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। आप बेस्ट एज से ही लेंगे, बेस्ट एज से ही लेना चाहिए। इसके ऊपर डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि आपको 2-3 चीज़ें दे दी गई हैं, ये नक्सलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये कह रहे हैं कि पहली चीज़ ये कि आप कॉन्शियस पैदा कीजिए, कॉन्शियस रिस्टोर कीजिए, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। जहाँ डिबेट करने का स्कोप नहीं है वहाँ सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और वहाँ आपके पास एक ओपिनियन रखने का हक है, अधिकार है, जो आपको 80 साल 75 साल पहले मिला है। सिर्फ उसकी वजह से आप डिबेट कर रहे हो, और वो डिबेट किसी कहीं नहीं ले जा रही है देश को, उसका कोई मायने नहीं है। आउटपुट नहीं। 70 साल लेट हो आप अपने रिस्टोरेशन में, आप और 50 साल लेट हो सकते हो। और अगर आप इस डिबेट को ख़त्म कर देते हो, आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी रिलीजन के हो, आप भारत का हिस्सा हो, ये फैक्ट है आज का। और आज ये देश डेवलप होता है तो आप उसके साथ डेवलप होंगे, ये भी फैक्ट है। तो आप जितने डिबेट को कट शॉर्ट कर सकते हैं, जितनी जल्दी इस कंटेंट को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या खोया है, कितना खोया है, कब खोया है, और किससे खोया है, कंट्री एज अ होल हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या आगे चाहिए? क्या पाने की ज़रूरत है। इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं इस समय के कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहता हूँ। 70-75 ईयर्स के बाद आप जो ये डिबेट कर रहे हैं, इसका फेलियर किसी न किसी के पास है। अगर आप आज की मेरी और आपकी बातचीत में 2-3 ऐसे चीज़ों को देखती हैं जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद कुछ लैकिंग्स दिखाई देती हैं, जिसकी कीमत आज हम जियो पॉलिटिकल स्फेयर में चुका रहे हैं, इस स्पेस में, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना, उसके जो लोग हैं जिनकी वजह से वो मिस्टेक हुए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ब्यूरोक्रेटिक हो, या लीडरशिप का लैक हो उस समय का, और वो आगे आने वाली जनरेशन को बताना कि वो दोबारा ऐसी सरकारें न चुने
कोई भी सरकार, अभी की एग्जिस्टिंग सरकार हो, अभी के बाद की कोई सरकार हो, उसको इतनी कंटिन्यूटी में न चुने कि वो फिर भूल जाएं कि इसके अलावा भी कोई मत हो सकता है। डेमोक्रेसी की स्पिरिट ऐसी होनी चाहिए कि वो हमेशा नेशन बिल्डिंग और उसके बेसिक सिद्धांत के ऊपर चले, वो इसके ऊपर नहीं चले कि इसके अभी के पास पावर किसके पास ज़्यादा है। वो अपने हिसाब से देश का पूरा नैरेटिव बदल देता है। ये पहले हम देख चुके, बदला और 40-50 सालों तक फिर सरकार नहीं बदली। सो अगर आप अगली जनरेशन को गलतियां नहीं दिखाएंगे, जो बातें आज हम लोगों ने की, उनको वो षड्यंत्र नहीं बताएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? वो फिर से दोबारा उस जाल में कोई भी आदमी कभी भी किसी भी तरह का जिंगोइज्म क्रिएट कर सकता है। एक जिंगोइज्म कभी गांधी जी के समय में क्रिएट हुआ होगा, एक जिंगोइज्म अभी कभी क्रिएट हो सकता है। इसमें से कोई भी परिणाम और कोई भी भारत को न विकास दे पाएगा, न वो सफल राष्ट्र का सिद्धांत दे पाएगा।